नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार देश में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। भले ही पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी है, लेकिन यह सरकार एनडीए की है, बीजेपी की अकेली नहीं। इस बार जनता का मैंडेट साफ है, उसे मजबूत विपक्ष भी चाहिए और किसी एक दल को ज़्यादा बड़ा बहुमत भी नहीं देना है। पिछले 10 सालों पर नज़र दौड़ाएं तो ऐसा ट्रेंड बन चुका था कि बीजेपी आसानी से कोई भी बड़ा कदम उठा सकती थी। उसका रास्ता साफ इसलिए रहा क्योंकि उसके पास अपने दम पर बहुमत था। प्रचंड बहुमत ही बिना डर के कई फैसले लेने के लिए भाजपा को सक्षम बना रहा था। यही कारण था कि अनुच्छेद 370 हटा और इसी तरह से तमाम विवादों के बावजूद ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लाया गया, सीएए को लागू किया गया। उन फैसलों के दम पर ही इस बार फिर भाजपा सरकार की बात कही जा रही थी। पीएम मोदी लगातार कह रहे थे कि तीसरा कार्यकाल बड़े बदलावों का होगा, बड़े रिफॉर्म होंगे। उन रिफॉर्मों में एक देश एक चुनाव, यूनिफॉर्म सिविल कोड और कुछ हद तक जनसंख्या कानून भी शामिल था। इसके ऊपर अमित शाह ने भी सीएए के बाद एनआरसी को लागू करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि चरण दर चरण इसे लागू किया जाएगा, लेकिन अब वो फैसले लेने हैं, लेकिन उनका सहारा देने वाला प्रचंड बहुमत मौजूद नहीं है। इस बार केंद्र में मोदी की नहीं, एनडीए की सरकार है। ऐसे में जहां क्षेत्रीय दल सिर्फ अपने लिए बड़े मंत्रालय मांगेंगे, वहीं इसके ऊपर सरकार की कई योजनाओं में हस्तक्षेप भी करेंगे। इसी तरह परिसीमन को लेकर भी लंबे समय से चर्चा चल रही है। एनडीए के कई घटक दल ही इसका समर्थन नहीं करते हैं। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मोदी के तीसरे कार्यकाल में यह सबसे बड़ी प्राथमिकता माना जा रहा है। इस समय 27 में से 32 दल यूसीसी का समर्थन करते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी बीजेपी की विचारधारा को स्वीकार कर पाएंगे? अगर नहीं तो किसी भी कीमत पर यह दोनों बिल पारित नहीं हो पाएंगे। अब बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ अपने प्रोजेक्ट को पूरा करना नहीं है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपने अपने राज्य के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे हैं। यह मांग ऐसी है जिस वजह से पहले दोनों ही नेता एनडीए से अलग हो चुके हैं। ऐसे में इस बार तो दोनों क्योंकि किंग मेकर की भूमिका में हैं, ऐसे में मोदी पर दबाव ज़्यादा रहने वाला है। इसके अलावा नीतीश जातिगत जनगणना करवाना चाहते हैं, जिस पर पीएम मोदी का रुख साफ नहीं देखा गया है। लेकिन अब इस सरकार में इस मुद्दे पर भी प्रेशर पॉलिटिक्स होती दिख सकती है। वहीं नरेंद्र मोदी को उनके नए दोस्तों के बयानों पर भी गौर करना होगा। महज कुछ सप्ताह पूर्व तेलुगु देशम पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि हम मुसलमानों को 4% आरक्षण देंगे और सूबे की प्रत्येक मस्जिद के लिए हर माह 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके उलट आप प्रधानमंत्री के मुस्लिम आरक्षण और तुष्टीकरण संबंधी वक्तव्य को याद कर देखिए, आपको जबरदस्त विरोधाभास नजर आएगा। टीडीपी भाजपा के समान नागरिक संहिता संबंधी संकल्प का विरोध करती आई है। यही नहीं, टीडीपी ने आंध्र की महिलाओं को प्रति माह 1,500 का भत्ता, निःशुल्क बस यात्रा और बेरोजगारों को 3,000 रुपये प्रति माह की धनराशि देने का भी वचन दिया है। इन संकल्पों को परवार चढ़ाने के लिए बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता होगी। आंध्र की सरकार अपने बलबूते इतना धन जुटाने की हैसियत नहीं रखती है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक आंध्र उन सूबों में शुमार है जिन पर सर्वाधिक कर्ज है। उसके बावजूद चंद्रबाबू राजधानी अमरावती को बिल्कुल नया रूप देना चाहते हैं। इसके लिए 3.5 लाख करोड़ की दरकार अलग से है। नरेंद्र मोदी के पहले सत्ता काल में चंद्रबाबू नायडू की ऐसी मांगों के चलते ही केंद्र से खटपट हुई थी। अब जब तेलुगु देशम पार्टी अपने 16 सांसदों के साथ राजागा की सबसे बड़ी सहभागी है, तब हमें आंध्र की शख्सियत के एक और पहलू को ध्यान में रखना होगा। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का दूसरा बड़ा साझीदार है जनता दल यू। नीतीश कुमार पिछले 10 सालों में 2 बार राजागा को धता बता चुके हैं। वर्ष 2013 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी की उम्मीदवारी का खुलकर विरोध किया था। वह चंद्रबाबू नायडू की तरह अपने प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। इसके अलावा समान नागरिक संहिता और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर उनकी राय भारतीय जनता पार्टी के घोषित रुख से अलग है।
राजागा के अन्य दल भी अपने अपने वायदों से बंधे हुए हैं और भाजपा के बीच हर मुद्दे पर सहमति हो पाए यह कतई जरूरी नहीं है। इसमें से लगभग सभी कभी न कभी इंडिया ब्लॉक के पुराने स्वरूप यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का हिस्सा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी से रह रहकर उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार बताया जाता रहा है। वह अपनी पार्टी के इकलौते नियामक हैं और जब चाहें तब इस तरह की बयानबाजी पर लगाम लगा सकते हैं। उन्होंने शायद अभी इस सिलसिले में कोई सख्त संदेश अपनी पार्टी जनों को नहीं दिया है। इन क्षेत्रीय नेताओं की वचनबद्धताओं की याद दिखाकर सूबाई विपक्ष ने अभी से उन्हें घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पूर्व तंजिया अंदाज में बयान दिया था कि चाचा तो किंग मेकर की भूमिका में हैं और अब वह विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, देश में जातीय जनगणना करवाएंगे। जाहिर है कि नायडू हो या नीतीश, चिराग हो या पवार, शिंदे हो या चौधरी, सबके अपने क्षेत्रीय और जातीय आग्रह हैं। वे उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इसके लिए सभी घटक दल मंत्रिपरिषद में अधिक से अधिक पद और महत्वपूर्ण विभाग पाने की कोशिश में लगे हैं। भाजपा को ऐसे में बड़ा दिल रखते हुए मजबूर होना पड़ सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त को याद करें तो लोकसभा का अध्यक्ष पद तेलुगु देशम के पास हुआ करता था। संकट और बिखराव के लम्हों में अध्यक्ष का महत्व बढ़ जाता है। कहीं चंद्रबाबू नायडू अंदर खाने इसी मांग को दोहरा तो नहीं रहे हैं। वाजपेयी को अपने वक्त में ऐसी तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। उन्हें केंद्र में अपना नेता स्वीकार करने वाली ममता बनर्जी, मायावती और जयललिता अनोखी मांगे और चेतावनियां जारी किया करती थीं। नई दिल्ली के गलियारों में उन्हें 3 देवियों के विश्लेषण से नवाजा जाता था। ऐसी देवियां जो अपने वरदान से बड़ा प्रतिदान चाहती थीं। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी की गारंटी का फार्मूला भी यहां काम करेगा। वैसे भी घटक दलों को साथ लेकर चलने में मोदी माहिर हैं। याद कीजिए सन 1990 के दशक को। नरेंद्र मोदी भाजपा महासचिव के रूप में काम कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने उत्तर भारत के कई राज्यों में एनडीए की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। फिर सन 1997 को ले लीजिए, पंजाब में भाजपा ने शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर सरकार बनाई। उसी तरह हरियाणा में बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के दलों के साथ मिलकर भाजपा ने सरकार चलाई। वहीं नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ भी काम किया, जिसकी वजह से एनसीपी ने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चलाने में मदद की। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान नरेंद्र मोदी ने पार्टी महासचिव की भूमिका निभाते हुए जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, शरद पवार, जयललिता, ममता बनर्जी और बाबा साहब ठाकरे सहित अन्य सहयोगियों को भाजपा के साथ जोड़े रखा। साल 1989 के दौरान गुजरात में जनता दल और भाजपा गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा और 26 में से 23 सीटें जीती। जम्मू कश्मीर के बाद भाजपा पीडीएफ को एक साथ लाने में नरेंद्र मोदी ने अहम भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार कई बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया और कामकाज में कोई असर नहीं दिखा। ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी गठबंधन वाली सरकार को एक सूत्र में बांधकर सरकार चलाने में कामयाब रहेंगे।